जानेंगे चैप्टर 9 के बारे में। और ये चैप्टर बताएगा इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। एक एक करके हम लोग सब कुछ समझेंगे। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद या ये चैप्टर पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद, आपको सुनने के बाद, समझने के बाद आप ये समझ सकोगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आखिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है, रिसोर्स डिप्लेशन क्या होता है, ये क्यों होता है और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। उसके बाद आप लोग ये समझ सकोगे कि भारत में कौन कौन से इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आ गए हैं या उसका नेचर क्या क्या है। और उसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेट करके देखेंगे कि बिगर पिक्चर में, यानी कि पूरे दुनिया भर या इंडिया भर में क्या हो सकता है, आने वाले फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, आप एक चीज़ तो जान ही सकते हो कि 1900s में, 1800s में या 1900s में, यानी कि 200 साल पहले, 100 साल पहले जितना डेवलपमेंट था उससे कहीं ज़्यादा आज के डेट में डेवलपमेंट हो चुका है। कहीं ज़्यादा हमारा लाइफ एक तरह से सुखद हो गया है और बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। लेकिन कोई भी चीज़ होता है, जब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, तो वैसा ही कहानी यहाँ पर भी है। जब हम लोग इतना डेवलपमेंट किए तो इसका कुछ ना कुछ तो कीमत हम लोगों को देना पड़ेगा। और वो कीमत किससे आया? तो इन्वायरमेंटल क्वालिटी से आया, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। ठीक है, पहले अगर आप दादाजी से अपने बात करोगे या नाना जी से बात करोगे तो वो बताएंगे कि बहुत तभी जंगल हुआ करता था। आज के डेट में जंगल बहुत कम हो गया। पहले बहुत तरह अलग अलग तरीके का जानवर हुआ करते थे जो कि देखा जाते थे गांव में, लेकिन आज के डेट में बहुत कम जानवर गांव में देखने को मिलता है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जंगल काट दिए। क्यों काटे जंगल? क्योंकि हम लोगों को डेवलपमेंट करना था। ठीक है, तो डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ या इसका कारण इसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो इन्वायरमेंटल क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो अगर हम लोग इसी प्रकार से अगर और हम लोग ख़राब करते जाएंगे इन्वायरमेंट, तो एक समय निश्चित आएगा 100 साल के बाद या 200 साल के बाद, जब हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया रहेगा और इंसानों के रहने के लायक वो नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि देखो हमारा इन्वायरमेंट बहुत चीज़ हमको देता है ना, ये अभी हम लोग जानेंगे फंक्शंस ऑफ द इन्वायरमेंट में। तो हमारा इन्वायरमेंट हम लोग को बहुत चीज़ देता है। अगर हम लोग इन्वायरमेंट को ख़त्म कर देंगे, ये तो ऐसा बात हुआ ना कि घर के जो बड़े हैं जो कमाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पापा अगर पैसा कमा रहे हैं जिससे हमारा घर चल रहा है, अगर या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो घर चला रहा है या फिर कोई कंट्री चला रहा है, अगर हम लोग उसको ही मार देंगे, उसको ही ख़त्म कर देंगे, उससे ही नाता तोड़ लेंगे, तो हम लोग खाएंगे क्या? तो वैसा ही अगर हम लोग इन्वायरमेंट को ख़त्म कर देंगे तो हम लोग जिएंगे कैसे? तो इस प्रकार से अगर हम लोग डिस्ट्रक्शन करते जाएंगे इन्वायरमेंट को, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो वो हम लोग इस प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना करें कि हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छे तरीके से फूल सके, फल सके। ठीक है, अच्छी तरीके से वो भी अपना इंटैक्ट रहे, और तब आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है हम लोगों को असल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही ज़रूरत है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये हम लोग आगे आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। तो देखो, इन्वायरमेंट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि पूरे धरती में जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितने भी चीज़ है वो सारा इन्वायरमेंट में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों, यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों। अब बायोटिक में कौन कौन सा है? ऐसे हम हो गए, इंसान हो गए, एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, फिश हो गया, फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, ये सब क्या है? ये सब जो है इन्वायरमेंट का हिस्सा है। और एबायोटिक में जैसे सूरज का रोशनी हो गया, पत्थल हो गया, नदी हो गई, तालाब हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब जो है सो इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो अगर आप हम लोग इन्वायरमेंट को ही ख़त्म कर देंगे तो हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, है ना? तो इसलिए हम लोगों को इन्वायरमेंट को बचा के रखना है। तो ये तो इन्वायरमेंट का एक तरह से पार्ट हो गया कि क्या क्या इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। अब इन्वायरमेंट का फंक्शंस क्या क्या है? तो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो रिसोर्स देता है हम लोगों को। जैसे कि अगर कोई पहाड़ है, ये अगर मान लो पहाड़ है और यहाँ से अगर नदी गिर रहा है
तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ से हम लोग हाइडल पावर प्लांट बना देते हैं और यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर लेते हैं। तो ये जो पहाड़ और ये जो नदी थी, ये क्या था, ये इन्वायरमेंट का हिस्सा था, ठीक है, ये इन्वायरमेंट का हिस्सा था। तो वो हम लोगों को क्या देता है, वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों तरह का रिसोर्स देता है। तो हम लोग रिन्यूएबल जान गए। अब नॉन रिन्यूएबल में जैसे हम लोग पेट्रोलियम निकालते कहाँ, ज़मीन के अंदर से। ज़मीन किसका हिस्सा, किसका चीज़ है, वो तो इन्वायरमेंट का चीज़ है। तो उस तरह से वो आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी देता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग पेड़ अगर हम लोग बात करें, तो पेड़ अगर हम लोग काटेंगे तो कल जा करके अगर हम लोग एफॉरेस्टेशन कर दें, यानी कि हम लोग फिर वहाँ पर पेड़ लगा दें, तो फिर से पेड़ आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिसोर्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा इन्वायरमेंट रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों तरह का रिसोर्स देता है। फिर जो इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, वेस्ट को एसिमुलेट करता है, यानी कि अपने में समा लेता है। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो अपना पॉटी करते हो या फिर जो इंसान अपना वेस्ट निकालता है, वो क्या होता है, सॉइल में जा कर के घुल मिल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो एसिमुलेट हो जाता है वेस्ट सारा। लेकिन जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए डेंजरस है। इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट ख़राब होता है और इंसान जो है वो वही चीज़ कर रहा है, वो प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे इन्वायरमेंट ख़राब होता है और हम लोगों को प्लास्टिक का यूज़ करने से बचना चाहिए, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट क्या करता है, ये लाइफ देता है लोगों को। जैसे कि हम लोग को बायोडाइवर्सिटी में ये बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग तरीके का जीव रहने के लिए यहाँ पर इन लोगों को चाहिए। फॉर एग्जांपल ठंडे वाले जो रीजन है, जैसे कि रसिया वगैरह रीजन, वहाँ पे पोलर बियर दिखता है ना, पोलर बियर वहाँ पर देखने को मिलता है। फिर अगर आप आ जाओ इधर इंडिया साइड में, साउथ अफ्रीका, वहाँ चीता है, टाइगर है, अलग अलग तरीके का जानवर है। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो है इन्वायरमेंट ही देता है। उसके बाद इन्वायरमेंट हम लोगों को अलग अलग सीनरीज देता है, एथिस्टिक सर्विसेज देता है। जैसे कि आप चले जाओ कश्मीर, गुलमर्ग, ठीक है, कश्मीर में गुलमर्ग है, या फिर हिमाचल प्रदेश चले जाओ, केरला चले जाओ, ठीक है। जहाँ पर भी, खास करके हर स्टेट में आप कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल कहीं पहाड़ देखने को मिलेगा, कहीं बेहतरीन नदी देखने को मिलेगा। कर्नाटक में जोग फॉल जो है वो बहुत ऊपर से गिरता है। तो ये सब जो मनोरम दृश्य है, ये हम लोगों को एस्थेटिक सर्विसेज और सीनरीज़ वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो जो अब इन्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें, ये देखो आप, ठीक है, यही है एस्थेटिक सर्विसेज, है ना। तो जो इन्वायरमेंट है वो हम लोगों को ये सब चीज़ें फ्री फंड में देती है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आप नदी है, ठीक है, अगर नदी बह रहा है पानी, उससे अगर आप पानी नहीं निकालो तो आप जब तक जिंदा हो, जब तक आप मर जाओगे, तब तक पानी वैसे ही चलता रहेगा, वैसे ही नदी फ्लो करती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए इन्वायरमेंट हम लोगों को कुछ नहीं मांगती है हम लोगों से कि आप मुझे कुछ मत दो, बट मुझे ख़राब भी मत करो, ठीक है। अब ये जो है अपना जो इन्वायरमेंट है, ये अपना चीज़ जो है वो काम कर सकती है, ये अपना फंक्शंस कर सकती है, जब तक कि इसका कैरिंग कैपेसिटी है। जैसे कि अब मान लो कि अब मान लो कि ये एक बड़ा ऐसा लैंड है, ठीक है, ये एक ज़मीन है इतना बड़ा। अब इतना बड़ा ज़मीन में मान लेते हैं कि 1000 लीटर, 100 लीटर मान लेते हैं, 100 लीटर पेट्रोलियम बनता है 1000 साल में, ठीक है। 1000 साल में ये 100 लीटर पेट्रोलियम बनता है। अब मान लेते हैं कि एक 10,000 साल पुराना, ये 10,000 साल पहले ये लैंड बना था। तो अभी तक इसमें कितना बन गया होगा, 1000 लीटर इसमें पेट्रोलियम बन गया होगा। अब इंसान यहाँ पर आया, यहाँ पे ड्रिलिंग किया और यहाँ का जो रिसोर्स था यानी कि पेट्रोल, वो निकाल लिया, ठीक है। और वो पेट्रोल जो है 1 साल में ही 1000 लीटर निकाल लिया। तो यहाँ पर तो बचा नहीं है कुछ पेट्रोल। तो ये जो कैरिंग कैपेसिटी था इसका, वो ये था कि 1000 लीटर ये बनेगा 1000 साल में। अब इंसान क्या किया, 1 साल में ही सारा पेट्रोल इसका निकाल लिया। अब इंसान को क्या करना पड़ेगा, 999 साल वेट करना पड़ेगा जब इसका 1000 लीटर पेट्रोल फिर से बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता है और इस प्रकार से ये जो है सर्कल चलता है। अब हम लोग इंसान क्या कर रहे हैं, सेम कहानी जो हम अभी यहाँ पर आपको बताए, उसी को आप रियल लाइफ में रहते हैं और इंसान वही कर रहा है। जैसे कि अगर मान लो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट को जल्दी जल्दी हम लोग काट रहे हैं, वहाँ पे पेड़ भी नहीं उगने देते हैं और वहाँ पर ज़बरदस्ती हम लोग फैक्ट्री बना रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि जो अपना इन्वायरमेंट है, उसका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो ख़राब हो जा रहा है।
और चूँकि जो इन्वायरमेंट का कैरिंग कैपेसिटी ख़राब हो जा रहा है, इसलिए इन्वायरमेंट भी डिग्रेड कर रहा है, इन्वायरमेंट भी ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए था, जो हमारा 1000 लीटर जो हमारा पेट्रोल बन रहा था 1000 साल में, ठीक है, 1000 साल में, वो हम लोग को इस प्रकार से यूज़ करना चाहिए था कि ये फिर से, जैसे कि हम लोग को यूज़ करना चाहिए था इसको 700 साल में, 800 साल में या 1000 साल में, ताकि ये फिर से 1000 साल में ये 1000 लीटर जो पेट्रोल है वो बना ले और हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो कैरिंग कैपेसिटी से आप क्या समझे कि जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है वो रिसोर्स रेट ऑफ रीजेनरेशन से तेज़ ना हो। अगर जल्दी जल्दी तेज़ होगा तो ये प्रॉब्लम इन्वायरमेंट जो है वो उसका जितना भी जो है ना जो बनाने की क्षमता है वो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम होगा। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, एक होता है अर्थ डे, ठीक है, एक होता है अर्थ डे। आप लोग जाओ गूगल पे, बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये, आप लोग जाओ गूगल पे और जा कर के सर्च करो कि अर्थ डे क्या होता है और इसके बारे में जो आपको अच्छा चीज़ लगा या जो भी हो आप कमेंट करो उसको। अगर कुछ पूछना हो इसके बारे में तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम लोग 1000 लीटर पानी क्यों निकाल, सॉरी 1000 लीटर जो तेल था, पेट्रोल था, वो हम लोग क्यों निकाल रहे थे। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चूँकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसलिए हमारा डिमांड भी बढ़ रहा है और चूँकि डिमांड बढ़ रहा है तो हम लोग ले दे करके जाएंगे कहाँ पर, इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट से हम लोग चीज़ों को निकालेंगे और इन्वायरमेंट के पास जब पैसा नहीं रहेगा तो ये मतलब पैसा यानी कि उसका जो रिसोर्स है वो नहीं रहेगा तो इसको प्रॉब्लम होगी इन्वायरमेंट को। ठीक है, अब दूसरा आता है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी यानी कि जो इन्वायरमेंट है उसको डिग्रेडेशन करने के बाद भी वो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने ऊपर। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ये समझो कि 1750s, देखो इंसान इतना दिन से है, 10,000 साल से है यहाँ पे, ठीक है, धरती पर। दुनिया जो बिलियन ऑफ ईयर्स पहले से है, लेकिन 1750 से लेकर के अभी 2022 हो रहा है, यानी कि 300 साल, 300 ईयर्स में हम लोगों ने इतना ज़्यादा पॉल्यूशन किया, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन किया कि बहुत सारे जो रिवर्स हैं वो सूख गए, बहुत सारा जो एक्वीफायर्स है वो सब सूख गया। वो हम लोग क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को अपना लाइफ बेटर बनाना था बस। जब हम लोगों को अपना लाइफ बेटर बनाना था तो हम लोग इन्वायरमेंट पर ध्यान नहीं दिए। क्योंकि आज इन्वायरमेंट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए आप देखो कि अब जो कंट्रीज़ है वो टेक्नोलॉजीज़ पे इन्वेस्ट कर रही है और टेक्नोलॉजीज़ पे इन्वेस्ट करने के बाद वो अलग अलग तरीके का एनर्जी सोर्स खोज रही है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, आजकल हाइड्रोजन एनर्जी चला हुआ है, उसके बाद आपका विंड एनर्जी हो गया। तो ये सब चीज़ हम लोगों को खोजने पर मजबूर होना पड़ा। ठीक है, तो हम लोग जो प्रॉब्लम किए थे इन्वायरमेंट में, जितना ज़्यादा दिक्कत हम लोगों ने किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो कि भारत की जो नदियां हैं या जो भारत का पानी है, ठीक है, वो 70% पॉल्यूटेड है, यानी कि 70% में प्रदूषण है। चूँकि 70% में प्रदूषण है इसलिए वहाँ रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, खास करके स्वास्थ्य रिलेटेड, जैसे कि रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत, दुर्गंध अगर आएगा और आप सांस लोगे तो ये दिक्कत हो सकता है, आपका रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर वाटर बॉर्न डिजीज़ जैसे कि मलेरिया वगैरह होता है, वहाँ पे मच्छर वगैरह होगा तो ये मलेरिया वगैरह भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किया उसका आज हम लोगों को ही प्रॉब्लम देखना पड़ रहा है। ठीक है, और सिर्फ हम लोगों को नहीं बल्कि दुनिया धरती में जितना भी जीव है, जितना भी बायोडाइवर्सिटी है, सबको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब सबको ये नहीं बस रेस्पिरेटरी, मतलब सबको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि वहाँ इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं। और ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं इसी का जन्म दिया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू, ओजोन डिप्लीशन के थ्रू। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन के बारे में आप यहाँ जान सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग खैर बता देता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो हमारा दुनिया है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लोगों को मुश्किलात हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ओजोन डिप्लीशन यानी कि जो हमारा ओजोन लेयर है वो ख़राब होते जा रहा है और जो हमारा सूरज का जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ है वो हम लोगों को डायरेक्ट अब इफ़ेक्ट करेगा, इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इतना सारा प्रॉब्लम हम लोगों को हो गया, अब इसका कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी निकालना पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो अब इसका सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे
शायद आपके माथे में दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि अच्छा एक बात बताइए सर कि 2000 साल या 3000 साल से इंसान जो है धरती पर बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है, तो तब से पॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ? और ये क्यों कहा जाता है कि 1750s के बाद से बहुत तेज़ी से प्रॉब्लम हुआ, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हुआ? तो देखो होता ये था कि उस टाइम पे जो इंसान बहुत कम थे, मतलब पॉपुलेशन दुनिया धरती का बहुत कम था, वहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट होता था, जितना भी हम लोग वेस्ट करते थे, वो इन्वायरमेंट खुद अपने अंदर समा लेती थी और तभी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता था। ये था एब्जॉर्बिव कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, वो क्या करता था, एब्जॉर्ब कर लेता था अपने अंदर, ठीक है। लेकिन जब से हम लोग इन्वायरमेंटल रेवोल्यूशन हुआ है, सॉरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, तब से लेकर के क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब आप एक बात समझो, मान लो कि आप एक जगह से, इतना बड़ा जगह से आप 5 किलो राइस फसल जो है आप निकालते हो, ठीक है, और आपके पास 10 आदमी है खिलाने के लिए, तो 10 आदमी तो आप आराम से, और एक आदमी को खाने के लिए 500 ग्राम लग रहा है, ठीक है, 500 ग्राम्स। अब 100-150 साल के बाद क्या हुआ, ये 100 आदमी बन गया आपका 10 आदमी जो था वो बन गया आपका 100 आदमी। अब आपको खिलाना पड़ेगा कितना, 50 केजी, ठीक है। इतना सा लैंड में तो आपको होगा नहीं, अब आप बड़ा लैंड करोगे, ठीक है। जब आप बड़ा लैंड करोगे तो यहाँ पर तो था पेड़, आपने क्या किया, सारा पेड़ काटना शुरू कर दिया। तो ये जो छोटा सा आपको मैंने एग्जांपल दिया, ये पूरा दुनिया धरती में हो रहा था, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए पेड़ काटा जा रहा था, रिवर्स को टेम किया जा रहा था, माउंटेन्स उड़ाया जा रहा था। आज आप जो घर बनाते हो, जो गिट्टी आता है, कहाँ से आता है, माउंटेन से आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रॉब्लम्स वो है देखने को हम लोगों को मिला, और इसलिए जो है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम देखने को मिला। अब आप एक चीज़ और समझो, एक एग्जांपल के तौर पे, इन्वायरमेंट, अगर जैसे इन्वायरमेंट को आप समझो यहाँ पर आपका सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, ये आपका सेविंग्स अकाउंट है। अब मान लो कि आप, ये जो है इन्वायरमेंट आपको बोलता है कि आप ₹5000 पर ईयर निकालोगे, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं निकालूंगा ₹10,000 पर ईयर, ठीक है। तो इन जो आपका सेविंग्स अकाउंट है वो तो उसमें पैसा है नहीं, तो आप क्या करोगे, लोन लोगे। अब जब आप लोन लोगे तो आपका सेविंग्स अकाउंट तो ख़राब हो जाएगा, है ना, आपका सेविंग्स अकाउंट वाला पे तो रेड मार्क पड़ जाएगा। उसी प्रकार से अब इंसान ये जो कर रहा है, ये इन्वायरमेंट पर एक तरह से रेड मार्क पड़ रहा है। अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि इन्वायरमेंट जितना सप्लाई कर रहा है, हमारा डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और इसलिए हम लोगों को इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब भारत का इन्वायरमेंट के बारे में बात कर लें थोड़ा, ये तो दुनिया धरती के बारे में बात कर ही लिया, अब थोड़ा सा भारत के भी बारे में बात कर लें। भारत के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर अलग अलग क्वालिटी का सॉइल मिलता है, अलग अलग रिवर्स हैं, उसके ट्रिब्यूटरीज़ हैं। भारत में फॉरेस्ट भी बहुत है, मिनरल्स भी बहुत है, इंडियन ओशियंस है, ठीक है, इंडियन ओशियन है, फिर माउंटेन्स है, रेंजेस है, हिल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ का जो सॉइल है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफ़ी बेहतर है। इंडो गैंगेटिक प्लेन में अलुवियल सॉइल्स, यूपी बिहार वाला एरियाज़ में काफ़ी बेहतर है, वहाँ का जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ पे राइस होता है, वीट होता है, ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। और जो यूपी बिहार का रीजन है, चूँकि वहाँ पर बहुत फर्टाइल सॉइल है, इसलिए वहाँ का जो घनी आबादी है, यानी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा घना है, ठीक है। भारत का जो फॉरेस्ट है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि केरला में आप देखो घना फॉरेस्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, आपका नागालैंड, ये सब जो एरिया है, मेघालय, असम, ये सब जो एरिया है वहाँ पर घना फॉरेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन बिहार, यूपी, झारखंड, फिर आपका दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब में बहुत घना आपको जो है फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद जहाँ घना फॉरेस्ट बहुत देखने को मिलता है वहाँ वाइल्ड लाइफ भी बहुत बेहतर देखने को मिलता है। भारत में अलग अलग टाइप का रिसोर्स देखने को मिलता है और हम लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं, जैसे कि आयरन ओर हो गया, खास करके छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और दुनिया भर में जितना भी आयरन ओर रिजर्व है उसमें भारत का हिस्सेदारी 8% है, जो कि काफ़ी रिमार्केबल है। वर्ल्ड में
वर्ल्ड में 8% भारत का हिस्सेदारी है, जो कि काफ़ी रिमार्केबल है। भारत में बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमेट, डायमंड्स, गोल्ड, लीड ये सब भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब भारत जो है वो ये सब चीज़ें एक्सप्लॉइट कर रहा है, यानी कि इन सब चीज़ों को निकाल रहा है। ठीक है, जब इन सब चीज़ों को निकालेगा तो इससे क्या होगा कि जो ह्यूमन का हेल्थ है, जो इंसानों का हेल्थ है, जो इंसान वेल बीइंग है, वो भी ख़राब हो सकता है या उस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइकोटमी आ रहा है, यानी कि दो रास्ते आ रहे हैं, या फिर एक तरह से कह सकते हो आप क्या बोलते हैं हिंदी में, ध्यान नहीं आ रहा है। तो खैर डाइकोटमी आ रहा है। इसमें क्या है कि भारत जो है यहाँ पर गरीबी भुखमरी है। ठीक है, अब भारत को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, लोगों को बेहतर तरीका देना है जीने का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। दूसरी ओर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ख़राब होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के कारण हमारा लाइफ जो है वो लाइफस्टाइल थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है। जैसे कि एयर पॉल्यूशन होगा, हवा में पॉल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशन होगा, सॉइल इरोजन होगा, ये सब चीज़ होगा तो इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होगा। और अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेहतर नहीं हो सकता है। तो इस तरह का जो इश्यूज आता है इसको हम लोग डाइकोटमी बोलते हैं। ठीक है, अब भारत में जो प्रायोरिटी इश्यूज है वो है लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी कि जो हमारा भूमि है वो ख़राब हो रहा है। आप देखो कि पंजाब वाले एरिया में सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग लैंड डिग्रेडेशन कह सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस, हम लोग आप देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप अपने नाना या दादाजी से बात करोगे तो वो बोलेंगे कि हमारे समय में, हम जब बच्चे थे या जब हम जवान थे, तो हमारे समय में गांव में अलग अलग तरीके का जानवर आता था। ठीक है, लेकिन आज के डेट में अलग अलग टाइप का जानवर नहीं देखने को मिलता है उतना ज़्यादा। इसका मतलब क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, खास करके आप दिल्ली में अगर जाओगे ठंडे महीने में तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर एयर पॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो आपका कचरा घर का जाता है प्लास्टिक खास करके, वो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। और फ्रेश वाटर का भी मैनेजमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब ये लोगों के द्वारा एक प्रयास किया गया था इन्वायरमेंट को बचाने का। आप इसको पढ़ो बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बस पढ़ो और कुछ समझो नहीं, बस पढ़ो। ठीक है, और ये समझो कि कैसे लोग जो है वो इन्वायरमेंट को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब लैंड डिग्रेडेशन का कुछ कुछ फैक्टर्स है। लैंड डिग्रेडेशन यानी कि ज़मीन का ख़राब होना। ठीक है, सबसे पहले तो वेजिटेशंस हम लोग ख़राब कर रहे हैं। अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं ना, तो अगर हम लोग जो पेड़ काट देते हैं तो उसका जो सॉइल का परत है ना, वो सॉइल का परत कुछ 0.63 सेंटीमीटर शायद ख़त्म हो जाता है, या जब बारिश आएगा ना तो वो पूरा परत को अपने साथ में ले जाएगा, तो फर्टिलिटी सॉइल का ख़राब हो जाता है, इसलिए लैंड डिग्रेडेशन होता है। दूसरा है, हम लोग अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड और फॉडर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी कि हम लोग लकड़ी काटे जा रहे हैं, हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि कहाँ का लकड़ी काटना चाहिए, कहाँ का लकड़ी नहीं काटना चाहिए। ठीक है, और हम लोग उतना लकड़ी काटते हैं बट पेड़ हम लोग लगाते नहीं हैं, इस प्रकार से। फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि कहीं पर एक जगह पर हम लोग खेती करते हैं, लकड़ी पेड़ उड़ काट के 10 साल वहाँ पर खेती किए, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह चले गए, वहाँ का अपना पेड़ काट लिए बहुत बड़े एरिया में और फिर वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होता है, जो लैंड है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर लगने से पूरा पेड़ वेड़ मर जाता है बेचारा, और उससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। फॉरेस्ट लैंड में लोग जो है इलीगली इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट चाहती है कि वो वहाँ पर फॉरेस्ट लैंड को बचा के रखे, वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन के कारण भी हो जाता है। हम लोग पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र्स ये सब यूज़ करते हैं, जो कि पंजाब एक एग्जांपल है वहाँ पर। तो ये सब जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, सैलिनिटी बढ़ता है, और जो खारापन जो है ना सॉइल में, नमक की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, और इसलिए वहाँ पर कोई नेचुरली कोई जो है फसल अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर हम लोग ज़्यादा इरिगेशन यानी कि ज़्यादा अगर हम लोग पानी दें एक ही जगह पर, तो वहाँ का जो फर्टिलिटी है सॉइल का वो भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब भारत में जितने भी लोग हैं आज के डेट में करीबन 135 मिलियन के आसपास है, तो वो
और जितना हमारा भारत में फॉरेस्ट है उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि हमारे एक इंसान के पास 0.06 हेक्टेयर लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है। और दुनिया भर में कितना चाहिए, 0.47। तो सोचो ये कितना कम है, ठीक है, ये कितना कम है। मतलब हम लोग को एफॉरेस्टेशन करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो हमारा सॉइल इरोजन हो रहा है वो करीबन 5.3 बिलियन टन एक साल में सॉइल जो हम लोग का इरोड हो जा रहा है, ठीक है। सॉइल जो है हम लोगों का इरोड हो जा रहा है और इस कारण से जो है वो 0.8 मिलियन टन नाइट्रोजन खराब हो जा रहा है, 1.8 मिलियन टन फॉस्फोरस चला जा रहा है और 26.3 मिलियन टन पोटासियम चला जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये जो क्वांटिटी है ये कुछ 5.8 से 8.4 मिलियन टन जो है वो इरोजन के कारण हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे पॉल्यूशन का, तो आप देखो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिश करती है। अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या क्या काम है, जैसे कि वो ये करता है कि कहाँ पर कि कौन इंडस्ट्री कितना पॉल्यूशन कर रहा है इसके बारे में पता करना, किस जगह से कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है ये पता करना, कैसे उस पॉल्यूशन को कम किया जाए उसके बारे में पता करना, उस पॉल्यूशन का जिम्मेदार कौन है उसके बारे में पता करना। तो ये सब काम जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। तो जैसे आपको पता ही है कि एयर पॉल्यूशन जो है वो अर्बन एरियाज़ में, खास करके शहरों में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अब इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, तो इंडस्ट्रीज़ है और दूसरा होता है वेहिकुलर इमिशंस, यानी कि जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उससे एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। 1951 में 3 लाख मोटर व्हीकल्स मतलब भारतवर्ष में थे, 2016 में ये 23 करोड़ हो गया। अब सोचो इतना ज़्यादा जो मोटर व्हीकल्स हो रहा है, जो कार हो रहा है, जो बाइक हो रहा है, उससे कितना ज़्यादा धुआं निकलेगा, है ना। इतना ज़्यादा धुआं निकलता है और इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम होता है, जो हमारा एयर है वो ख़राब हो जाता है। अब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का यही काम है वो कि वो देखे कि किस प्रकार से इंडस्ट्रीज़ जो है वो अपना पॉल्यूशन को वो कंट्रोल कर सके और वो कितना पॉल्यूशन कर रहा है और उसका पॉल्यूशन को जिम्मेदार बनाया जाए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट भी इस पे काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट काफ़ी सारे मेजर्स अब अडॉप्ट की है जिसके कारण कि हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है या जो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो कम हो सके, ठीक है। हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो तो बेहतर हो ही, साथ ही साथ जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी बेहतर हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर जा रही है, या पूरा दुनिया ही जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है, इससे पॉल्यूशन जो है वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि पॉल्यूशन बहुत कम होगा इसलिए जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो भी बहुत कम ही होगा। अब हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, जिसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में या स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बात किए थे। देखो इन्वायरमेंट और इकोनॉमी जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर हम लोग को इकोनॉमिकल एडवांसमेंट करना होगा तो हम लोग को इन्वायरमेंट का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर देखो कोई भी देश अगर उसको इकोनॉमिकली बेहतर बनाना है, जैसे आपका जो लिविंग स्टाइल है वो बेहतर हुआ, कैसे बेहतर हुआ, आप जब कार यूज़ करने लगे, जब आपने इंडस्ट्री का प्रोडक्ट खरीदना शुरू किया तो आपका ज़िंदगी बेहतर हुआ, है ना। तो इस प्रकार से आपने एक तरह से क्या किया, आपने इन्वायरमेंट का ही चीज़ को यूज़ किया, इन्वायरमेंट का ही रिसोर्स को यूज़ किया, ठीक है। तो अब जो डेवलपमेंट क्या करता है, ऐसा डेवलपमेंट जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देता है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो हमारा ध्यान रखे ही साथ हमारे आने वाले जनरेशन को भी ध्यान रखे और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो एक तरह से बेहतर कर सके हमारा आने वाला जनरेशन। इस प्रकार से हम लोग अपना डेवलपमेंट करें कि हम लोग इन्वायरमेंट को उतना ज़्यादा क्षति ना पहुंचाएं कि हमारे आने वाले पीढ़ियां जो है उसको यूज़ ही ना कर सके, ठीक है।
तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ये बताता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो हमारा इस जनरेशन का तो नीड्स को पूरा कर ही सके, साथ ही साथ आने वाले जनरेशन में जो भी हमारा जो आने वाला जनरेशन होगा वो भी अपना नीड्स को पूरा कर सके। जितना हम लोगों के पास रिसोर्सेज है उतना रिसोर्सेज उन लोगों के पास ही बचा रहे, यानी कि हम लोगों को इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय नहीं करना है बल्कि उसको बचा करके भी रखना है। और इसलिए हम लोगों के पास आता है एक फ्रेज़ जिसका नाम है फ्यूचर जनरेशन नहीं, हमारे पास एक आता है ग्रीन डेवलपमेंट। ठीक है, खैर वो तो अलग चीज़ है, बट यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला होता है नीड और दूसरा होता है फ्यूचर जनरेशन। अब नीड्स का यानी कि मतलब जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उतना ही रहे। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पर मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, जो हमारा रिसोर्स चाहिए, जितना हमको पेट्रोल चाहिए उतना तो मिल ही जाए, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी जितना पेट्रोल चाहिए वो भी उसको उतना मिल सके। ठीक है, इस प्रकार से अब एक सेमिनल रिपोर्ट आता है जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिफिनीशन देता है कि मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल एंड एक्सटेंडिंग टू ऑल द अपॉर्चुनिटी टू सेटिस्फाई देयर एस्पिरेशंस फॉर ए बेटर लाइफ, यानी कि हमारा जो बेसिक नीड है वो तो पूरा कर ही ले, साथ ही साथ आने वाले जो जनरेशन है उसको भी एक बेहतर जीवन जीने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो उनको मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझ सकते हो। एक और डेफिनेशन के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये एम करता है या उसका मुख्य काम ये रहता है कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको कम किया जाए और जो लोग हैं उनको एक लाइवलीहुड मिल सके, और ये देखा जाए कि किस प्रकार से इन्वायरमेंट का जो रिसोर्स है वो कम से कम हम लोग डिप्लीट करें या कम से कम हम लोग उसको ख़राब कर सकें। जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन है वो कम से कम या बिल्कुल ना के बराबर हम लोग इन्वायरमेंट को ख़राब कर सकें। जैसे हम लोग बता ही थे कि रिवर सूख रहा है, ये सब चीज़ें हम लोगों को कम से कम करनी चाहिए या ना के बराबर करना चाहिए। कल्चरल डिसरप्शंस नहीं करना चाहिए। कल्चरल डिसरप्शंस यानी कि जो हमारा कल्चर है उसको नहीं खोना चाहिए, जो लोगों का जो अलग अलग जीव जंतुओं का जो कल्चर है उसको नहीं खोना चाहिए। जैसे आज के डेट में आप देखो कितना ज़्यादा कुत्ता जानवर, कुत्ता बिल्ली ये सब हम लोग पालतू बनाने लगे, तो ये सब क्या है, कल्चरल डिसरप्शन ही है। ठीक है, सोशल इंस्टेबिलिटी को कम करना चाहिए। तो इस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत एक भारी टर्म है, बहुत ज़्यादा एक तरह से एक बड़ा टर्म है। ठीक है, अब ब्रंटलैंड कमीशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करें। ठीक है, ताकि हम लोग उनको वैसा ही इन्वायरमेंट दे सकें जैसा हम लोगों को मिला था। और ब्रटलैंड कमीशन ये भी बोलता है कि हमारे पास एक मोरल ऑब्लिगेशन यानी कि हमारे पास एक जिम्मेदारी है कि हम लोग आने वाले फ्यूचर जनरेशन को उसी प्रकार से अर्थ दे सकें जिस प्रकार से हमें वो अर्थ मिला था। जैसे हमारे पापा या हमारे दादाजी के पास एक मोरल ऑब्लिगेशन था कि उनका जितना भी ज़मीन है, जायदाद है, वो अपने बच्चों को उतना ही ज़मीन जायदाद दे सके। उसी प्रकार से हम इंसानों का भी एक मोरल ऑब्लिगेशन है कि जितना बड़ा धरती या जितना बड़ा जिस प्रकार से इन्वायरमेंट हम लोगों को मिला था उसी प्रकार से हम लोग आने वाले जो जनरेशन है उसको भी दे सकें। हालांकि वो हम लोग करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अब ये सब करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट काम क्या होना चाहिए कि नेचुरल एसेट्स जितने भी हैं जैसे कि पेट्रोल, रिवर्स, माउंटेन्स, इन सब चीज़ों को बचा के रखना है। रीजनरेटिव कैपेसिटी जो इन्वायरमेंट का है उसको बचा के रखना है। ठीक है, और ये देखना है कि जो आने वाले जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको ज़्यादा रिस्क ना लेना पड़े इन्वायरमेंट के लिए और ज़्यादा एडेड कॉस्ट ना उनको लगे। हरमन डेली के अकॉर्डिंग अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग को अचीव करना है तो सबसे पहले हम लोगों को ह्यूमन का पॉपुलेशन, जो इंसान का जो जनसंख्या है, उसको कम करना होगा और उसको इतना लाना होगा कि वो इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच सके। ठीक है, इनके अनुसार जो कैरिंग कैपेसिटी होता है वो एक प्लिमसॉल लाइन है सीप का, जो कि उसका लिमिट मार्क है। जैसे कि ये एक सीप है ना और यहाँ तक पानी है, अगर मान लो
ये सीप का लिमिट मार्क होता है, ठीक है। इसके ज़्यादा अगर आप लोड दोगे तो सीप जो है वो डूब जाएगा। उसी प्रकार ये इन्वायरमेंट है, इतना अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो ठीक है, इससे ज़्यादा अगर हम लोग यूज़ करना शुरू कर देंगे तो इन्वायरमेंट भी ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खैर इनके बारे में ये बता रहे थे, क्या नाम है इनका, हाँ हरमन डैली। तो हरमन डैली ये बता रहे थे कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करना पड़ेगा, ह्यूमन जो पॉपुलेशन है उसको कम करना पड़ेगा, फिर रेन्यूएबल रिसोर्स पे काम करना पड़ेगा, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स को कम से कम यूज़ करना पड़ेगा, और पॉल्यूशन को भी ध्यान में रख के उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस टॉपिक में हम लोग बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाया जा सकता है। सबसे पहले है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करना, और इनमें एक तरह से आप जान ही सकते हो कि सोलर, विंड, ये सब तो आता ही आता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि इंडिया में, जैसे हम लोग बात कर रहे थे पावर वाले इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, कि जो इंडिया है उसमें थर्मल यानी कि कोयला से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, ठीक है। अब कोयला से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है इसका, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलता है और ये ग्रीन हाउस गैस है, और इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। इसमें फ्लाई ऐश भी निकलता है। अब फ्लाई ऐश को क्या किया जा सकता है, फ्लाई ऐश को हम लोग सीमेंट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्लाई ऐश जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी कॉज कर सकता है। अगर वो पानी में चला गया तो पानी में पॉल्यूशन करेगा, लैंड में चला गया तो वहाँ पे पॉल्यूशन कर सकता है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हम लोग पानी से जो बिजली बनाते हैं उसके कारण से हम लोग फॉरेस्ट वगैरह काट देते हैं, फॉरेस्ट में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। रिवर बेसिन में हम लोग दिक्कत पैदा कर देते हैं, उसका जो नेचुरल फ्लो है उसको हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं, तो ये सब जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकता है। अब हम लोग जैसे बता रहे थे स्ट्रैटेजी चाहिए हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो हम लोग ये सब जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था, खास करके कोयला वाला, इसको हम लोग ख़त्म कर दें और उसके जगह पर हम लोग सोलर एनर्जी लगा दें, टाइडल एनर्जी लगा दें, विंड एनर्जी लगा दें, तो बात बन सके। अब गांव वाले एरियाज़ में एलपीजी यानी कि जो हमारा सिलेंडर आता है, आपका कुकिंग वाला सिलेंडर जो आता है, वो यूज़ कर सकते हैं, गोबर गैस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब कुकिंग सेंटर का ज़रूरत क्यों पड़ गया, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जो गांव में लोग रहते हैं वो मेनली क्या करते हैं, वो फ्यूल लकड़ी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लकड़ी कहाँ से आएगा, डिफॉरेस्टेशन से आएगा, डिफॉरेस्टेशन होगा तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगा, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों को एलपीजी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में जैसे कि दिल्ली हो गया, वहाँ पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज़ करेंगे तो उससे पॉल्यूशन बहुत कम आता है, ठीक है। विंड पावर जब यूज़ करेंगे तो विंड पावर क्या होता है ना कि वो हवा से उस हवा से उसका पवन चक्की घूमता है और पवन चक्की घूमने से फिर इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ये इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा कम नुकसान करता है, ठीक है। लेकिन इसको लगाने के लिए इनिशियल कॉस्ट इसका काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी बहुत पैसा लगेगा इसको सेटअप करने में, लेकिन एक बार जब ये सेटअप हो गया तो ये इलेक्ट्रिसिटी 20-30 सालों तक देता ही रहेगा एक विंड मिल, और ये इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा कम नुकसान करता है। फिर सोलर पावर फोटोवोल्टाइक सेल्स के थ्रू, यानी कि जिसको बोलते हैं ना सोलर सेल्स, सोलर का जो सोलर सेल्स से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, ये भी इन्वायरमेंट को बहुत कम नुकसान करता है। अब सनलाइट जो है वो तो हमेशा आती रहेगी, ठीक है, सनलाइट आने को तो कोई नहीं रोक सकता है, तो सनलाइट को क्यों ना हम लोग यूज़ कर लें, तो वही यहाँ पर सोलर पावर भी करता है, सनलाइट को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इंडिया जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी एक लीडिंग मेंबर है, मतलब कि ये चाहता है, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये चाहता है कि दुनिया भर में हम लोग सोलर पावर का बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकें, और उसमें इंडिया भी एक मेंबर है और इनफैक्ट एक फाउंडिंग मेंबर भी है, ठीक है। मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है या क्वेश्चन है कि आप जाओ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में गूगल से जा कर के सर्च करो और उसके बारे में कुछ कुछ पता करो। फिर बात करें अगर हम लोग मिनी हाइडल पावर प्लांट के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश वाले एरियाज़ में कर आपका, फिर उत्तराखंड वाले एरियाज़ में, छोटे छोटे रीजन्स में, वहाँ पर क्या होता है, स्ट्रीम्स निकलता है, छोटा छोटा धार निकलता है, ठीक है, पानी का। अब जो पानी का धार निकलता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, स्मॉल छोटा मोटा टरबाइंस लगा देते हैं। जब टरबाइंस लगाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम लोग फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अब ये नॉर्मली लोकल डिमांड के लिए यूज़ किया जाता है और इससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत कम पड़ता है। और उसके बाद फिर आता है हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस को यूज़ करें। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे, अगर पेट खराब हो गया तो नींबू पानी पी लो, है ना। अगर आपको खांसी हो गया तो आप गर्म पानी में नमक मिला करके गर्म पानी में गार्गल कर लो तो ठीक हो सकता है। तो इस प्रकार के जो नुस्खे हैं ये सब हम लोगों को यूज़ करना चाहिए, ना कि हम लोगों को कुछ हुआ नहीं कि जा कर के दवाई लेते आए। दवाई लेते आने का एक प्रॉब्लम है कि देखो, आप दवाई तो खा गए, उसका छिलका आपने फेंक दिया, मतलब जो उसका रैपर है। अब रैपर जब आपने फेंका तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को अपना ट्रेडिशनल नॉलेज ही यूज़ करना चाहिए। इंडिया में तो अलग अलग टाइप का नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है हेल्थ केयर के लिए। जैसे कि आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, तिब्बतन हो गया, फिर आपका सिद्ध हो गया, है ना। ये सब चीज़ें जो है इंडिया में यूज़ होता है पुराने समय से। योग हो गया, योग से भी काफ़ी चीज़ें यूज़ ठीक की जा सकती है ना। तो उसके लिए हम लोगों को अपना बुद्धि लगाना चाहिए और हम लोगों को अपने ट्रेडिशनल नॉलेज पर भरोसा करना चाहिए। और ये सब सारी चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं। अब बात करते हैं हम लोग बायो कंपोस्टिंग के बारे में। आपको तो शायद पता ही होगा कि फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड से कितना नुकसान होता है ना। वो अगर पानी में चला जाए तो मछलियों को नुकसान पहुंचता है, फिर पानी वो ख़राब कर देता है, रिवर्स ख़राब करता है, रिवर्स को पॉल्यूट करता है। तो उसके जगह पर हम लोग बायो कंपोस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। अब बायो कंपोस्टिंग क्या होता है, तो अलग अलग टाइप का जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको यूज़ करके हम लोग बायो कंपोस्ट बना सकते हैं। जैसे कि गाय का गोबर हो गया, है ना, ये सब को मिक्स करने के बाद उसमें वो हम लोग खेत में जब छिड़क देंगे तो वो एक तरह से फर्टिलाइज़र का ही काम करता है। जब गाय का गोबर खेत में जाता है तो वहाँ पर अर्थ वॉर्म्स क्या करता है, उसमें उसको जल्दी जल्दी उसमें क्या करता है ना, एक तरह से छेद कर देता है और उसमें स्पेस बना देता है। जब उसमें स्पेस बनाता है तो वो जल्दी जल्दी कंपोस्ट होता है और ये कंपोस्टिंग प्रोसेस जो है वो तेज़ कर देता है और इसलिए ये एक तरह से फर्टिलाइज़र के रूप में काम करता है। फिर आता है बायो पेस्ट कंट्रोल। तो देखो, बायो पेस्ट कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, विडिसाइड यूज़ करते हैं। विडिसाइड क्या है, एक तरह से वो केमिकल है। जब केमिकल हम लोग स्प्रे करते हैं ना अपने खेतों में, तो उससे जो एक तरह से बटरफ्लाई या फिर जो आपका जो मधुमक्खी या इंसेक्ट्स जो उन फसलों के रसों को चूस के अपना जीवन यापन करते थे, वो क्या करते हैं, वहाँ पर नहीं आते हैं या फिर वो आके उसको चूस के मर जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। ठीक है, इस तरह से इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। तो इसके जगह पर हम लोग को क्या करना चाहिए कि देखो, अगर हम लोग वहाँ पर अपना खेत में अगर माउस बहुत सारे हैं तो वहाँ पर हम लोग सांप को छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर फिर हम लोग नीम का जो है नीम कोटेड यूरिया या फिर नीम को यूज़ कर सकते हैं, जिससे के कारण कि वहाँ पर पेस्ट कंट्रोल हो सके। ठीक है, अब उसके बाद मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं। अलग अलग क्रॉप को एक ही जगह पर अगर हम लोग लगाएंगे तो अलग अलग क्रॉप का जो भी अपना फ़ायदा है वो हम लोग को क्रॉप फील्ड में दिखेगा। और फिर हम लोगों को जो वेडिसाइड है या पेस्टिसाइड है वो सब यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग स्नेक को तो छोड़ ही सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग लिजर्ड्स को भी छोड़ सकते हैं। लिजर्ड्स भी क्या करेगा, अलग अलग जो इंसेक्ट्स है उसको खा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आजकल दुनिया भर में एक कैच फ्रेज बन गया है। जहाँ देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट हम लोगों को अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। और आप आज इस क्लास को ये करके एक तरह से प्रण लो, एक तरह से प्रॉमिस करो कि आप भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह ही जाओगे और बेहतर तरीके से अपने इन्वायरमेंट को बचाने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए बस अपना सोच को चेंज करना है। ठीक है, बस अपने सोच को चेंज करना है और हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।